7 लाख रेफ्यूजी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इसराइल के बाहर घसीट दिए जाते हैं। सही मायने में देखें तो 78% इसराइल जगह को घेर लेता है। ये बात जो है ये हमने कल की थी, अपने पिछले डिस्कशन में की थी, और आज हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि एक अरब लीग बनती है जिसमें 5 कंट्रीज होती हैं और ये सब इसराइल के ऊपर धावा बोलने वाली है। वो सब हार जाती हैं, अपने अपने पर्सनल एग्रीमेंट्स कर लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो पैलेस्तीन को भुगतना पड़ता है। स्वागत करता हूं ओरिजिन आईएएस की एक और कहानी में, जिसमें हम बात करेंगे आज इसराइल और पैलेस्तीन की स्पेसिफिक लेवल पे कि आखिर इसके बाद क्या कहानी आई। आप देखते हैं कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह पर छोटे छोटे पॉकेट्स में पैलेस्टीनियन रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी के बैकग्राउंड में 1960s में पीएलओ बनती है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसका सीधा सीधा काम यह होगा कि इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देना है, और इसी को अपना एजेंडा बना के टसल शुरू हो जाने वाला है। और ये जो टसल है ये चलता रहेगा। टसल लगातार चलता रहता है, दिक्कतें बनी रहती हैं, और इसके बीच में इजराइल बहुत ही सोची समझी चाल चलता है। इजराइल वेस्ट बैंक में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को भेजना चालू कर देता है, जिनको आप कहते हैं सेटलर्स। ये सेटलर्स जो है ये वेस्ट बैंक में जाएंगे, जो पैलेस्टीन का इलाका है, और वहां पे जाके अपने घर बसाने लगेंगे। कुछ बड़े शहर बन जाते हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, कुछ छोटे छोटे गांव बसा दिए जाते हैं इजरायलियों के द्वारा। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। आप देखेंगे कोई कहता है सोशल लाइफ के हिसाब से, सोशल वजह थी। किसी ने कहा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेटल हो रहे हैं, और कोई तो ये कह रहा था कि हमें सब्सिडी मिल रही है इस जमीन पर, ये जमीन हमें सस्ती मिल रही है, इसलिए हम जाके वहां पर सेटल हो रहे हैं। सही मायने में लेकिन जितना ज्यादा वेस्ट बैंक में इजराइलीज जाकर रहने लगे, उतना ही बड़ा सवाल उठ रहा था पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस पे कि अगर पैलेस्तीन को इंडिपेंडेंट किया जाएगा तो कौन सी जगह दी जाएगी। अब तो हर जगह पर इजरायली रह रहे हैं, और ये दिक्कत बहुत बड़ी हो रही थी। ये दिक्कत और ज्यादा बड़ा रूप ले रही थी। इसी बैकग्राउंड में आप देखेंगे जो पीएलओ बनी है, पीएलओ में जो गाजा में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम हमास था, वो कहती है कि पीएलओ में दम नहीं बची, पीएलओ बेकार हो गई है, पीएलओ बहुत लिबरल है, पीएलओ अपना काम नहीं कर पाएगी। जो उनका एजेंडा है इजराइल को खत्म करने का, वो पीएलओ नहीं कर पाने वाली है, और इसीलिए पीएलओ से अलग होकर ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगती है। इसके साथ में बैकग्राउंड में पैलेस्टीनियंस का फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी कगार पे आ जाता है, उफान मारने लगता है, और फिर पैलेस्टीनियंस का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलता है इंतफादा के नाम पे। इंतफादा का मतलब होता है अरबी में एक लड़ाई। तो इंतफादा शुरू हो जाता है, और ये इंतफादा जो शुरू होता है इसके बाद आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस की जान जाती है। इसराइल और पैलेस्टीन का सीधा सीधा लड़ाई होने वाली है, आमने सामने आ जाने वाले हैं, और इसमें हजार पैलेस्टीनियंस की जान चलेगी। 1990s तक एक बात समझ में आ गई थी कि इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, और जब ये समझ में आया तो फिर 1919 में साइन किए गए ऑस्लो अकॉर्ड्स। ऑस्लो अकॉर्ड में चर्चा करने की बात कही गई, बीच में पैलेस्टीन और इजराइल, और उनका मीडिएशन यूएस ने करा दिया। ऑस्लो अकॉर्ड्स की पहली मीटिंग होती है, उसके बाद कुछ जगह पर हमास को अथॉरिटीज मिल जाती है। सही मायने में देखें तो पीएलओ को अथॉरिटी मिल जाती है कि आप कुछ सेक्शंस में, सर्टेन एरियाज में आप गवर्नेंस कर सकते हैं, अथॉरिटी है आपके पास। लेकिन ये दोनों ही साइड के हार्डलाइनर्स को पसंद नहीं था। ना इजरायली हार्डलाइनर्स को ऑस्लो अकॉर्ड पसंद आया, ना ही दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन हार्डलाइनर्स को। जब दोनों को ये अकॉर्ड पसंद नहीं आने वाला है, तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि जैसे ही सेकंड राउंड की मीटिंग्स होती हैं ऑस्लो अकॉर्ड की, उसके पहले ही तेल अवीव में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक हार्डलाइनर के द्वारा मार दिया जाता है। एक हार्डलाइनर इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मार देता है। ये बहुत बड़ी बात थी, और इसके बाद आपको समझ में आ रहा था कि ऑस्लो अकॉर्ड को भी ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिचुएशन और दिक्कत भरी। पैलेस्तीन फिर से नाउम्मीद, उसको नहीं समझ में आ रहा था। पहले लगा ऑस्लो अकॉर्ड के बाद शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन जैसे ही ऑस्लो अकॉर्ड के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की हत्या होती है, उसके बाद तो पैलेस्टीनियन नाउम्मीद हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं था कि अब क्या करें। तो फिर से इंतफादा होती है, इंतफादा 2 होगी, जिसमें 3200 पैलेस्टीनियंस अपनी जान गंवाते हैं, और 1000 इजरायली अपनी जान गंवा देते हैं। ये जो इंतफादा 2 हुआ था, इसके बाद से इजरायलीज काफी स्केप्टिक हो गए थे। अब उनको पैलेस्टीनियन पे भरोसा नहीं था कि पीस चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इंतफादा पे इंतफादा कर रहे हैं, जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट, बॉयकॉट से वॉयलेंट एक रेवोल्यूशन शुरू कर देते हैं, एक रेबेलियन शुरू कर देते हैं पैलेस्टीन, इसके बाद से इजराइल ने दिवाले बनाना चालू कर दिया। ये दिवाले बनाते हैं, आयरन डोम का नाम सुना होगा आपने। ऐसे ऐसे वेपन्स लगा देते हैं कि अगर वहां से पत्थर आएगा तो यहां से सीधा गोलियां चलना शुरू हो जाएंगी। ऐसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, और इसके बाद आप देखेंगे अचानक से पैलेस्तीन जब पूरी होप्स खो देता है, तब इजराइल गाजा छोड़ देता है।
पूरे गाजा को छोड़ दिया जाता है इजराइल के द्वारा, और इजराइल जैसी गाजा छोड़ता है उसके बाद पैलेस्टीनियंस कंट्रोल करते हैं गाजा को। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो हम जरा सा ऊपर आके देखते हैं, एक सुपरफिशियल एनालिसिस या फिर एक बर्ड व्यू कहूं मैं, वो लेते हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस जो आज की सिचुएशन में आप देखते हैं, म्यांमार से जो रोहिंग्यास आए वो एक रेफ्यूजी क्राइसिस बनाते हैं। जब तिब्बत को कंट्रोल कर लिया गया था, चाइना के द्वारा एक्सेस कर लिया गया था, तब जो तिब्बतियंस आए थे वो भी रेफ्यूजी की श्रेणी में आएंगे। और फिर उसके बाद आप देखें, जब 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी लड़ाई के बाद जो बांग्लादेश से लोग आए थे वो भी रेफ्यूजीज की गिनती में आएंगे। इस तरीके से रेफ्यूजीज के केस तो बहुत सारे हैं जो आप अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से देख सकते हैं। कहीं कुर्द को देखेंगे तो वो सीरिया और आपके तुर्की के इलाके में, इराक के इलाके में रेफ्यूजी हो जाते हैं। यजीदी को देखेंगे तो वो भी अभी रेफ्यूजी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर मैंने रोहिंग्यास का, बांग्लादेशीज का, तिब्बतियंस का, और अभी आपको मैंने पैलेस्टीनियंस का भी नाम बता दिया। इसके आगे अगर आप बढ़े, किसी भी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि आप उनको ताकत मत दीजिए, और सही ताकत आती है फाइनेंस से, और फाइनेंस आता है एम्प्लॉयमेंट से। इजराइल बहुत ही बारीकी से अपना स्ट्रैटेजी बिछाता है, वो ऐसा ब्लॉकेड लगा देता है पूरे गाजा के आसपास कि किसी भी गाजा के आदमी को नौकरी ना मिल पाए। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, छोटी मोटी लड़ाइयां करेंगे, स्टोन पेल्टिंग करेंगे, और इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। इजरायलीज जो हैं उनको इससे कोई तकलीफ नहीं थी। इजरायलीज के पास काम है तो ये रोजमर्रा की जिंदगी जैसा हो गया, उनको भुलाने के लिए एक वजह थी। तो जैसा मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट मत दो किसी को, खाली दिमाग रहेगा, शैतान का दिमाग, वो पत्थर फेंकेगा, वो बम फोड़ेगा। दूसरी तरफ इजरायलियों के पास भरपूर काम है, कोई सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, कोई हैकिंग कर रहा है, कोई बंदूक बना रहा है, कोई हथियार बना रहा है। इस तरीके से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट था इजराइल में। ये चीजें रोज हो रही है। पैलेस्टीन और इजराइल का क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन इजराइल के पास भूलने का एक वजह मिल गई। जैसे आप देखिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमें रोजमर्रा के जीवन में इतना फंसा देते हैं कि हम उनसे एजुकेशन, हेल्थ जैसे जरूरी सवाल ही नहीं पूछ पाते। हम 9 से 5 की जिंदगी काटते हैं, उसके बाद जितना समय बचता है उस समय में हम मंदिर और मस्जिद के ऊपर लड़ते रहते हैं, और अल्टीमेट जो सवाल है एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, सैनिटेशन के, इन सब पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसी तरीके से उसी चक्की में इजरायली फंस जाते हैं, तो वो सवाल पूछना भूल जाते हैं। वो दूसरे पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो दर्द सह रहे हैं, जो बॉर्डर के उस पार तकलीफ में है, उनका दर्द भी भूल जाते हैं। ये समझदारी थी जो इजराइल चल रहा है। सही मायने में समय और आगे बढ़ता है। आप देखेंगे कि ये जो लड़ाई है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सेटलर्स वेस्ट बैंक में और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इतने ज्यादा सेटलर्स अब वेस्ट बैंक में बढ़ गए हैं कि पैलेस्टीनियंस जो वेस्ट बैंक में रहते थे अब वो माइनॉरिटी में आ गए, वो छोटे छोटे पॉकेट्स में आ गए। जो यूएस का टू नेशंस का या फिर टू स्टेट का जो एक रिजल्ट निकला था यूएस की रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट की हमने चर्चा अपने पिछले से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। उस रिपोर्ट के बावजूद भी आज पैलेस्टीनियन नहीं बन पाया। आज भी पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के बीच में रेगुलर लेवल का क्राइसिस है। चाहे वो जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए तो दिक्कत हो जाती है, या फिर कहीं पर भी जो कॉमन रिलीजियस ग्राउंड्स हैं वहां पर दिक्कत होने लगती है। अगर इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आया, तो आप ये समझ के चलिए ये जो सिचुएशन है और ज्यादा गंभीर, और ज्यादा खतरनाक, और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। तो ये था एक फाइनल डिस्कशन जिसमें हमने पैलेस्टीन को और इजराइल को किस तरीके के स्टैंड है, क्या सिचुएशन है, उसको एनालाइज किया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे दूसरे नेशंस के बारे में। यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही बात छूट गई है, वो है 6 डेज वॉर इजराइल की, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम दूसरी कंट्रीज के बारे में भी डिस्कशन चालू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। यहां तक इस लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद ओरिजिन आईएएस के साथ बनने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानियां जो है ये आम जिंदगी में भी उतनी ही लागू है, उतनी ही कायम है, जितनी ये पूरी दुनिया पे लागू होती है। चाहे वो इजराइल और पैलेस्टीन की कहानी हो, या फिर आपके नेबर्स की कहानी हो, या रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया का हो, या फिर इराक का हो, या तुर्की का हो, या फिर इजराइल का हो। हर चीज जो है वो आप पे लागू होती है, और नॉलेज जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नॉलेज बांटें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।